दो इश्यूज हमने पहले देखे थे, वन वाज चंपारण बिहार एंड उसके बाद वही अहमदाबाद, दैट वाज मिल स्ट्राइक। थर्ड इशू जो एड्रेस किया था गांधी ने, जो लोकल इशू था, पैरोकियल इन नेचर था, वो कौन सा था? दैट वाज द खेड़ा इशू। खेड़ा इज ऑल्सो इन गुजरात। और इसी सेम ईयर में 1918 की ही बात है कि जब ये इशू को एड्रेस किया इसने महात्मा गांधी ने। अब खेड़ा में इशू क्या था? खेड़ा में क्रॉप फेलियर हो गया था, यानी कि जो क्रॉप्स, अब देखो ब्रिटिश का सिस्टम क्या था कि वो टैक्स लेते थे पेजेंट से, ठीक है, जमींदार से ब्रिटिश था, और जमींदार आगे किन से? पेजेंट से लेते थे। तो जब क्रॉप फेलियर ही हो गया, क्रॉप उगा ही नहीं, होता है किसी साल फेमीन आता है, ड्रॉट आता है, फ्लड आ गया, तो क्रॉप फेलियर हो सकता है। तो खेड़ा में भी क्रॉप फेलियर हो गया था, जिसकी वजह से वहां पे जो फार्मर्स थे या जो पेजेंट्स थे वो मना कर रहे थे अब क्या देने के लिए? लैंड रेवेन्यू जो टैक्स था उनके लिए, वो उसके लिए मना कर रहे थे। तो इन शॉर्ट वो चाहते थे कि रेमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू हो जाए। रेमिशन मतलब कि इस साल ब्रिटिश जो है हमें माफ कर दे लैंड रेवेन्यू। लेकिन ब्रिटिश ये पॉलिसीज नहीं मानती थी। ब्रिटिश का कोई मतलब नहीं होता था इससे कि फसल उगी या नहीं उगी, वो अपना रेवेन्यू लेते रहते थे। सो आई वाज सेइंग दैट खेड़ा में क्या था? क्रॉप फेलियर इशू था, तो जिसपे गांधी को फिर से वहीं बुलाया गया, परसुएड किया गया कि आप इस इशू को देख लीजिए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे दे वर नॉट एग्रीइंग, जो डिमांड्स थी इनकी फार्मर्स की, रेमिशन ऑफ द रेंट, रेमिशन मतलब कि माफ किया जाए। तो इसीलिए वहां पे कौन चले गए? द पर्सन वाज महात्मा गांधी, इस इशू को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। अब ये सब जानते थे, पूरा हिंदुस्तान जानता था, जहां पे भी महात्मा गांधी पहुंचते तो इश्यूज जो है रिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि पहले भी दो किए थे, तो दे वर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे भी क्या करेंगे? इशू को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वहां पे जब खेड़ा पहुंचे महात्मा गांधी, वहां पे फिर से जो लोकल लीडर्स मिले इनको, तो फेमस लीडर्स लाइक वल्लभ भाई पटेल, तब तक ये सरदार नहीं थे, इट वाज वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। बाद में जब इन्होंने अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किसमें दिया? फ्रीडम स्ट्रगल में दिया, तब जाके टाइटल्स मिलते थे। बट इट वाज वल्लभ भाई पटेल वाज देयर इन गुजरात, एंड सेकंड लीडर जो वहां पे थे, हु वाज द इंपॉर्टेंट पर्सन देयर, द पर्सन वाज इंदुलाल याग्निक। ये दो लोकल लीडर्स थे कहां के? गुजरात के। तो जिनके साथ मिलके वहां पे भी महात्मा गांधी ने क्या किया? ही ट्राइड टू सॉल्व द खेड़ा इशू, एंड इशू वाज क्रॉप फेलियर, ड्यू टू विच फार्मर्स वर डिमांडिंग द रेमिशन ऑफ द रेंट। माफ चाहते थे वो हो जाए इस साल, क्योंकि क्रॉप फेलियर हो चुका था। इन दिस विल राइट, in Kheda, the issue was crop failure. The issue was crop failure. Crop failure, due to which peasants demanded remission of land revenue. Peasants demanded remission of land revenue. और महात्मा गांधी से पहले एक और वहां पे लोकल सोसाइटी थी, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, जिन्होंने कोशिश की थी इस इशू को सॉल्व करने की। दैट वाज फेमसली कॉल्ड एज
सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बनाई किसने थी ऑर्गेनाइजेशन? द पर्सन वाज गोपाल कृष्ण गोखले। ही वॉज द पर्सन जिसने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, और इसने पहले कोशिश की थी इस इशू को सॉल्व करने की, जो ये क्रॉप फेलियर इशू था, बट नहीं कामयाब हो गए। तब जाके फिर गांधी आ गया इन खेड़ा टू सॉल्व दिस इशू। ठीक है, तो नेक्स्ट यू राइट, अर्लियर सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, ब्रैकेट्स में वहीं पे आप लिखेंगे क्रिएटेड बाय या फॉर्म बाय गोपाल कृष्ण गोखले। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये सोसाइटीज किसने बनाई। ठीक है, ये पूछा भी गया काफी बार, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया किनकी थी ये ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल गुरु भी रहे हैं, मतलब महात्मा गांधी के। आई विल मेंशन दैट जब टाइम आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम देख रहे हैं दैट दिस सोसाइटी ट्राइड टू एड्रेस दिस इशू। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया इन ब्रैकेट्स विल मेंशन क्रिएटेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। जस्टिफाइड द केस, ब्रैकेट्स के बाद जस्टिफाइड द केस, justified the case but Gandhi played a key role in this agitation. A key role in this agitation. तो क्या कहा गांधी ने फार्मर्स से वहां पे? जब वो यहां पे आए तो उन्होंने फार्मर से सीधे कहा कि अपनी आखिरी सांस तक आपको अगर लड़ना पड़े बट आप टैक्स नहीं दोगे, रेवेन्यू नहीं दोगे, यानी कि जो आपको डायरेक्शंस मिली है, ठीक है, आप कोऑपरेट नहीं करोगे किसके साथ? ब्रिटिश के साथ। तो दैट इज व्हाई दिस खेड़ा इशू इज कॉल्ड एज फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इन्होंने सीधे कहा कि विल नॉट कोऑपरेट, जब भी आपसे टैक्स देने आएंगे, लैंड रेवेन्यू लेने आएंगे, आप नहीं दोगे, आप कोऑपरेट नहीं करोगे। जो पहला इशू था दैट वाज चंपारण, दैट वाज सिविल डिसोबीडियंस, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, क्योंकि माना नहीं था किसका? मैजिस्ट्रेट का। ठीक है, और सेकंड वाज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, जो कहां पे हो गया था? अहमदाबाद में। एंड यहां पे इसने क्या बोला? सब फार्मर्स से जिनको टैक्स देना था, आप इनसे कंप्लाई नहीं करोगे, आप अथॉरिटीज का कहना नहीं मानोगे, सो दैट विल बी द नॉन कोऑपरेशन विद द अथॉरिटीज। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। ठीक है, सो नेक्स्ट विल मेंशन he advised peasants he advised peasants he advised peasants withholding of revenue withholding of revenue and fight unto death, unto UNTO, unto death, fight unto death against such kind of system, against such kind of system. Next you'll write, he was supported by young leaders from Kheda, like Vallabhbhai Patel, and Indulal Yagnik.
नेक्स्ट लिखिए, दे अर्ज्ड peasants they urged peasants to take pledge. They urged peasants to take pledge. Pledge क्या होता है? To take pledge that they will not pay the revenue. That they will not pay the revenue. Pay the revenue. तो जब ये बहुत ही अपने उस पे रहे दैट नॉन कोऑपरेशन जो इन्होंने शुरू किया था, तो मजबूरी में फिर ब्रिटिश ने जो उस टाइम पे इंस्ट्रक्शन पास की थी वो ये था कि जो फार्मर्स में से टैक्स भर सकते हैं वो भरे, जो नहीं भर सकते वो नहीं भरे। तो कहाँ है, जिनके पास होता भी वो भी नहीं भरेंगे ना जब ऐसा इंस्ट्रक्शन आएगा। तो वैसा ही हो गया। तो सीक्रेटली उन्होंने सबसे कह दिया कि वन हु कैन अफोर्ड ही कैन पे, जो नहीं कर सकते वो पे नहीं करेगा। तो एंड पे किसी ने किया भी नहीं था। तो दैट वाज कि लगा था ब्रिटिश अथॉरिटीज को तो यहाँ पे जो है चलेगा कुछ है नहीं, क्योंकि सामने महात्मा गांधी है और उनके फॉलोअर्स है। सो इट इज हाउ महात्मा गांधी का एक इंप्रेशन था इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटीज, तो जहां पे ये खड़ा होता है तो वहां पे जो भी प्लेज लिया जाता है तो उसको पूरा भी किया जाता है। सो ब्रिटिश ऑल्सो थॉट दिस ड्रेनिंग ऑफ द फोर्सेज, अगर हम इन पे जुल्म करेंगे तो उन्होंने फिर लास्ट पे उनसे कहा था जो करना चाहेगा वो करो, जो नहीं वो नहीं करेगा। दैट वाज द सीक्रेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ब्रिटिश टू द पेजेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टू राइट, later on government issued a secret instruction whereby it suspended the collection of land revenue, and quoted that those who can afford to pay can pay the amount. इसके बाद जो मेजर इंसिडेंट हो गया इंडिया में, ठीक है, इन 1919 इटसेल्फ, देखो हम कितने फेजेस पढ़ रहे हैं स्ट्रगल के। एक तो ब्रिटिश का रिएक्शन हर किसी चीज पे, एक साइड से इंडियन नेशनल कांग्रेस चला रही है मूवमेंट को, एक साइड से कौन, मुस्लिम लीग, और तीसरा कौन सा फ्रंट था, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, मिलिटेंट एटीट्यूड जिनका था वो अलग थे। दे वर द कॉमनर्स जो लड़ रहे थे अगेंस्ट दी ब्रिटिश। हमने ये भी देखा 1914, 15, 16, 17, 18 और 19 तक, ठीक है, या 17, 18 तक रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म पीक पे था, जो हम पढ़ चुके हैं फेज, चाहे वो आउटसाइड था या इनसाइड इंडिया था। उसको रोकने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया था, उन्होंने लाया था उस टाइम पे एक एक्ट फेमसली कॉल्ड एज रावलेट एक्ट, एंड इसके खिलाफ जो शुरू किया था गांधी ने, दैट वाज सत्याग्रह। ये सत्याग्रह कहां पे पहले शुरू किया था, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अब वही सत्याग्रह कहां पे शुरू होगा, इंडिया में, इस एक्ट के खिलाफ, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी तक हम देख रहे थे बीच में जो था गांधी का क्या फेज यहां पे रहा, लेकिन जो हमने रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म पढ़ा, ठीक है, उसका रिएक्शन क्या था बाय ब्रिटिश, दैट वाज दिस एक्ट कॉल्ड एज रावलेट एक्ट। पूछो, गांधी को एक क्यों suppress नहीं कर पाए? ये शुरुआती गांधी का ब्रिटिश क्यों नहीं उसको suppress कर पाए जैसे बाकी? क्योंकि इनके तरीके थे ही नहीं ना एक्सट्रीमिस्ट। He was always going on non-violent ways, ठीक है। तो ब्रिटिश was giving rights के non-violent ways आप कुछ भी डिमांड कर सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो,
ठीक है, जैसे यहां पे कश्मीर में जब तक मूवमेंट थी दैट वाज नॉन वायलेंट, पत्थरबाजी जब तक नहीं थी तो कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, पीसफुल प्रोटेस्ट, सड़कों पे बैठना, तो मूवमेंट अच्छे से चल रही थी। लेकिन जिस टाइम से कश्मीर में शुरू हो गया नॉन वायलेंस, ठीक है, यहां से पत्थर मारना या डिफरेंट चीजें यहां शुरू हो गया था, तभी फोर्सेस कुछ कर पाए। अगर जब वो नॉन वायलेंट नहीं थे या वायलेंट नहीं थे, जब वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो फोर्सेस वहां से मजबूर थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे, दे वर जस्ट सिटिंग देयर। अगर वो तब करते तो पूरी दुनिया में मूवमेंट उनका खराब होता कि देखो कैसे अनआर्म्ड यूथ पे ये गोलियां चला रहे हैं। लेकिन जब यहां से शुरू हो गई, ठीक है, दीज एक्टिविटीज, तो उनको भी मौका मिल गया, उनको भी बहाना मिल गया सप्रेशन का, ठीक है। सो गांधी वाज ऑलवेज नॉन वायलेंट, उसका जो तरीका था दैट वाज इट शुड ऑलवेज बी पीसफुल। जो भी प्रोटेस्ट करना है, अब देखो हंगर स्ट्राइक, उसमें किसका क्या ही नुकसान हो रहा था, नहीं, वो खुद कर रहे थे हंगर स्ट्राइक, लोगों को करवाते थे, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन, ये उनके तरीके थे। He was not going कि बस आप ऑन द बेस ऑफ एमिनेशन लड़ो, अब ऑन द बेस ऑफ प्रोटेस्ट आप बाहर वायलेंट प्रोटेस्ट करो, ये उनके तरीके नहीं थे, इसीलिए गवर्नमेंट उनके उन तरीकों को तोड़ नहीं पाती थी, ठीक है। दैट वाज हिज बिगेस्ट टूल, दैट वाज द टूल ऑफ नॉन वायलेंस, और इनका सबसे बड़ा टूल ये था सत्याग्रह। सो आई वाज सेइंग जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म चल रहा था अप टू 1917, उसको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या लाया था, दैट वाज रावलेट एक्ट। और ये रावलेट एक्ट लाया कैसे, जब काफी सारी एक्टिविटीज बढ़ रही थी, हमले हो रहे थे, बॉम्ब फैक्ट्रीज बन रही है, डिफरेंट एम्यूनिशन के साथ लड़ रहे लोग, और वो कैसे चुपके से अटैक हो रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ब्रिटिश अथॉरिटीज ने कमेटी बनाई थी, सेडिशन कमेटी, ठीक है। ये कमेटी किसके अंडर बनाई थी, द पर्सन वाज नेम्ड एज सर सिडनी रावलेट। इनके अंदर एक कमेटी बनाई थी, किस चीज के लिए, आप स्टडी करो हम कैसे रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म को रोक सकते हैं, जो हम पे अटैक्स कर रहे हैं लोग, इंडियन जो लोकल इंडियंस है, जो वो रेवोल्यूशन या मिलिटेंट एटीट्यूड जो जिन लोगों का है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कमेटी बनाई थी, जिसके हेड कौन थे, दिस पर्सन सर सिडनी रावलेट। जब इसने स्टडी की कि हाउ वी कैन एक्चुअली स्टॉप दीज एक्टिविटीज जो यहाँ पे मिलिटेंट एटीट्यूड है, तो उन्होंने ही फिर क्या ये एक्ट बनाया, और इस एक्ट का पूरा असल में नाम क्या था, दैट वाज anarchical and revolutionary रावलेट एक्ट। कब का, 1919 की बात है। 17 में कमेटी बनाई थी, कुछ टाइम लिया उन्होंने स्टडी करने में, तब जाके उन्होंने ये एक्ट बनाया विच वाज एक्चुअली नेम्ड एज अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी रावलेट एक्ट 1919। इसी को फेमसली क्या कहते हैं, रावलेट एक्ट से ही जानते हैं, शॉर्ट में इसको जानते हैं किससे, रावलेट एक्ट से, या यहाँ पे यू कैन से दैट इट वाज, एक्चुअल नाम पहले दिया गया था, इट वाज अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, क्राइम्स एक्ट 1919। तो फेमस इसको शॉर्ट करने के लिए जिसने बनवाया था, द पर्सन वाज सर सिडनी रावलेट, तब जाके ये रावलेट एक्ट के नाम से जाना गया। तो फेमसली इंडियन हिस्ट्री को कैसे याद करती है, रावलेट एक्ट ऑफ 1919। अदरवाइज द ओरिजिनल नेम ऑफ दिस एक्ट इज अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, ठीक है। राइट इन दिस हेडिंग आपने दी, रावलेट बिल एंड या एक्ट एंड सत्याग्रह। इसी साल में बना के, एक तो हो गया इम्प्लीमेंट होना था, दूसरा बनना, इसे बना के और इम्प्लीमेंट अमल में मतलब लाया। व्हाट डज दिस मीन, क्या मतलब होता है इसका, एक्ट का मतलब क्या होता है, जो आप कह रहे हो ना ये वही होता है। एक्ट मतलब बना भी, ठीक है, बिल पहले आई, फिर पास भी होकर इम्प्लीमेंट, एक्ट तभी कहते हैं। अगर मैं बिल लिखता दैट मींस मैं पास की बात कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। सो राइट इन दिस, when in 1917 militant nationalism, when in 1917 militant nationalism was on its peak, so British created a sedition committee
British created a sedition committee under Sir Sidney Rowlett. Under Sir Sidney Rowlett. Next, okay, so on the basis of the reports of this committee, Anarchical and Revolutionary Crimes Act, Anarchical and Revolutionary Crimes Act 1919, Anarchical and Revolutionary Crimes Act 1919, popularly known as Rowlett Act, was passed on passed on 18th March 1919. Was passed on 18th March 1919. अभी तक जो भी चल रहा है इट्स टाइप ऑफ स्टोरी. मैंने कहीं बीच में ब्रेक नहीं दी है. बस ये है कि अलग अलग मेजरली दो फेजेस चल रहे हैं. एक तो कांग्रेस चला रहा है मेजरली, मुस्लिम लीग का एक अलग था मुस्लिम्स के लिए, बट मेजरली दो टीम्स चला रही थी इस पूरे मूवमेंट को. जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, वन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस हैविंग डिफरेंट लीडर्स, अदर वाज रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट. तो हम वही देख रहे हैं. कांग्रेस के लिए एटीट्यूड क्या था, रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट के लिए क्या एटीट्यूड था, किसका, ब्रिटिश का. ठीक है. तो डिफरेंट एक्ट्स भी हमने देखे जहां पे ब्रिटिश वाज ट्राइंग टू बी गुड टू द कांग्रेस पर्संस, एंड जो इनके खिलाफ जो पहला फेज था किसका, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का, दैट वाज दिस एक्ट, रावलेट एक्ट. दैट वाज अ रिएक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट. ठीक है. अब ये जब एक्ट लाया, इस एक्ट में क्या लिखा था ऐसा जिसकी वजह से महात्मा गांधी भी तैयार हो गए फिर सत्याग्रह लॉन्च करने के लिए, और मेजरली हिंदुस्तान के लोग नाराज हुए किससे, ब्रिटिश से. क्योंकि एक साइड से इन्होंने लाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, तो लोग और अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे किनसे, ब्रिटिश से. लेकिन अच्छा करने के बावजूद उन्होंने कुछ ऐसा एक्ट लाया जिसकी वजह से लोग डिसहार्टन हो गए उस टाइम पे. इस एक्ट में क्या लिखा था कि शक के बेसिस पे किसी भी पर्सन को अथॉरिटीज अरेस्ट कर सकते हैं, उनका ट्रायल भी नहीं होगा. ठीक है. यू पीपल आर ऑल डन विद दिस फंडामेंटल राइट्स, डन विद फंडामेंटल राइट्स, सबने पढ़ा है ना. तो कहां पे कन्विक्शन के बारे में लिखा है, विच आर्टिकल सेज अबाउट द कन्विक्शन, 21. इस जवाब पे आपको कन्विक्ट करना चाहिए 21 जो आपने बोला. हाँ जी, क्या कहता है आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या कहता है, क्या कहता है, मतलब ये तो आप हेडिंग बता रहे हैं मुझे. व्हाट डज आर्टिकल 20 से. पहली बात ये उससे रिलेटेड नहीं है. स्टिल 20 की अगर बात करेंगे तो 20 क्या कहता है. हाँ, उसके पास कुछ राइट्स होते हैं जो आर्टिकल 22 है. आर्टिकल 20 क्या कहता है. हाँ ठीक है. एक बात ये है, जैसे इनने कहा आर्टिकल 20 तीन बातें कहता है, तीन क्लॉजेस में. आर्टिकल 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2, 20 क्लॉज 3. पहली जो बात है वो क्या कहता है कि कभी भी अगर मान लो कि 20 साल पहले किसी ने कुछ क्राइम किया है, लेट इट भी किसी ने रेप एंड मर्डर किया है, उस टाइम पे उसकी सजा जो थी 20 साल पहले वो क्या था, दैट वाज लाइफ इम्प्रिजनमेंट. लेट मी टेक एन एग्जांपल. ठीक है. लेकिन केस चलते जा रहा है, आज 20 साल हो गए, आज कोर्ट को फैसला सुनाना है इस केस के रिलेटेड कि फैसला क्या होगा. ठीक है. 10 साल 20 साल बहुत 10 साल मानते हैं, 10 साल के बाद फैसला सुनाना है किसको, कोर्ट को. इंडिया में जुडिशियल सिस्टम ऐसा ही है कि यहाँ पे बहुत टाइम लगता है केसेस का फैसला सुनाने में. जुडिशियल सिस्टम ऐसा ही है यहाँ पे.
अब मान लो आज सजा सुनानी है, लेकिन आज पिछले 2 साल से पहले चेंज हो गई थी इसी क्राइम की सजा, अब बोला गया इसकी सजा क्या है, दैट इज हैंग अंटिल डेथ। ठीक है, मान लो 2 साल पहले इसी गुनाह की सजा चेंज हो गई, लेकिन इस शख्स ने जिसका आज फैसला सुनाने वाला है कोर्ट, इसने कब क्राइम किया, 10 साल पहले, तब उसकी सजा क्या थी, लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो इस पे वही सजा होगी, इस पे नई सजा अप्लाई नहीं होगी। अब समझ गई, पहली ये जो क्लॉज है किसका, आर्टिकल 20 का, वो समझाता है आपको या वो राइट देता है, उस पर नया कानून अप्लाई नहीं होगा, कानून वही अप्लाई होगा जब उसने गुनाह किया, जब उसने क्राइम किया, जो उस टाइम पर उसकी सजा थी वही सजा उसको दी जाएगी। अब समझ लो दूसरी बात क्या कह रहा है कि एक गलती की 2 सजा नहीं हो सकती है। कहां पे, लेकिन सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ की बात हो रही है। यहां पे अगर जो हम देखते हैं, मान लो कि कोर्ट ऑफ लॉ ने उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 साल की सजा या 3 साल की सजा या 4 साल की सजा दी किसी को, फिर उसको अपना डिपार्टमेंट भी निकाल रहा है, ठीक है, क्या ये 2 सजाएं होंगी, क्या ये 2 सजाएं नहीं, ये एक ही सजा है, ठीक है ना, उसको डिपार्टमेंट निकाल भी सकता है। हम कोर्ट की बात सिर्फ कर रहे हैं। आर्टिकल 20 स्पीक्स अबाउट व्हाट इज देयर इन कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट उसको फिर से सजा नहीं बता सकता है 3 साल के बाद, अब फिर आपको और 5 साल होगी। एक बार जो सजा सुनाई गई किसी क्राइम के लिए तो बस एक ही बार होगा वो, ठीक है, एक गलती की 2 सजाएं नहीं हो सकती है। ठीक है, तीसरी बात जो कहता है आर्टिकल 20, वो क्या कहता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, यानी कि आप अपना ही सबूत नहीं बन सकते हो अपने क्राइम का। आपने कुछ क्राइम किया, जैसे दिखाते हैं मूवीज में, पुलिस मार मार के पूछती है कि बताओ तुमने किया या नहीं, वो पुलिस की कोई इजाजत है ही नहीं। पुलिस कांट बीट यू इन द जेल्स। ठीक है, ये मतलब मनवाने के लिए आपसे कि आपने ही क्राइम किया है। ठीक है, पुलिस का काम है, दे हैव टू फाइंड द सबूत। अगर आपने क्राइम किया ये उनका काम है, लेकिन मार के नहीं पूछना है उनको। ठीक है, उनका टैलेंट अपना अलग है, आपका टैलेंट अलग है। आपका टैलेंट है क्राइम करना, उनका टैलेंट किस में होना चाहिए, सबूत इकट्ठा करना उस क्राइम के रिलेटेड। So never ever it can happen in the jails that police can beat any person and उससे कबूल करवाएंगे कि आपने गुनाह किया है या नहीं किया है। ठीक है, ये आर्टिकल 20 कहता है। बट हमारा ये मुद्दा नहीं है यहाँ पे क्या है कि कन्विक्ट करने के बाद, पकड़ने के बाद, अरेस्ट, राइट एट द मोमेंट जब एक पर्सन अरेस्ट होता है इंडिया में, उसके साथ क्या क्या राइट्स चलती है। अब आप आगे बताओ, क्या बता रहे थे आप बता रहे थे ना आर्टिकल 22, बताओ। अगर किसी को पकड़ने जा रहे हैं ना, पुलिस अरेस्ट करने जा रही है, उसको अरेस्ट कर रही है, उसके पास कुछ राइट्स होते हैं अपने आप। हाँ, एक तो वो अपने अटॉर्नी या लॉयर को या फैमिली मेंबर को उसको बता सकता है कि मैं अरेस्ट हो रहा हूँ। और दो टेस्ट आप देख चुके हो, पॉलिटी की और आर्टिकल 22 याद नहीं है सबको। हाउ विल यू जस्टिफाई दिस? आर्टिकल 22 3 मंथ तक उनको रख सकते हैं। ये कब से? 2 मंथ्स के लिए ट्रायल बेस। कुल मिला के मेजरली 3 बातें कहता है आर्टिकल 22। ठीक है, उसके भी क्लॉजेस अलग अलग है। ठीक है, 22 क्या कहता है, जो ही एक शख्स अरेस्ट हो गया उसके बाद उसके कुछ राइट शुरू होते हैं। राइट, इट्स नॉट राइट अगेंस्ट दैट वो किसी को मना कर सकता है कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो, मुझे अरेस्ट कर सकती है पुलिस, लेकिन जो ही अरेस्ट किया राइट्स क्या शुरू होते हैं। सबसे पहला राइट कि पुलिस को बताना है हम क्यों आपको अरेस्ट कर रहे हैं। अगर वो पुलिस बोले हम अपनी मर्जी से अरेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो आपका राइट है। जब तक पुलिस, जैसे हम देखते हैं वारंट, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट, उसमें लिखा होता है व्हाई यू आर बीइंग अरेस्टेड। तो सबसे पहला जो राइट है दैट इज कि पुलिस को आपको बताना है हम आपको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। दूसरा राइट जो शुरू होता है इसमें, चलो मान लिया कि आपने कुछ क्राइम किया था, आप अरेस्ट हो गए, पुलिस ने आपको बताया कि आप इस बेसिस पर अरेस्ट हो रहे हो। उसके बाद पुलिस को आपको ये इजाजत देनी है कि अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को या अपने लॉयर को जो आपका वकील होगा, आप उनको इन्फॉर्म करोगे कि आई एम बीइंग अरेस्टेड। ये दूसरी बात कौन कहता है, आर्टिकल 22, कि आपको इजाजत मिलनी चाहिए कि आप इन्फॉर्म करो फ्रेंड्स को, फैमिली को या अपने लॉयर को कि आप अरेस्ट हो रहे हो। मान लिया हो भी गए अरेस्ट, ठीक है, पुलिस लेके गई आपको, फिर लेने के बाद ठीक है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने लाना है। पुलिस आपको ऐसे ही बंद नहीं रख सकती है विद इन 24 आवर्स। लेकिन यहां पे एक जो इसमें ट्विस्ट था दैट वाज, अगर ट्रेवल टाइम बीच में लंबा है वो ट्रेवल टाइम इंक्लूड नहीं होगा। मान लो कोई क्राइम करके भागते लोग, मान लो कश्मीर में किसी ने क्राइम किया, वो जम्मू भाग गया, अब पुलिस यहां से री पकड़ने किसको, कहां पे, जम्मू से पकड़ के लाना है। तो वहां से जब पकड़ेंगे तो इट विल टेक 5 to 6 आवर्स टू रीच टू कश्मीर बैक।
ठीक है, तो 5-6 घंटे इंक्लूड नहीं होते। जो ही वो यहां पे पुलिस स्टेशन में लाया जाएगा, वहां से वो 24 घंटे काउंट किए जाते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको किसके सामने रखना है? मैजिस्ट्रेट के अंदर के सामने रखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद, और जब पुलिस स्टेशन आपने लाया था, ठीक है, तब आपको डायरी में एंट्री करनी है उसकी। विदाउट एंट्री इट कांट हैपन दैट आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो, आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आपको ऑफिशियल डायरी में एंट्री करनी है उस चीज की कि फलानी शख्स को हमें इस जगह से इस इतने बजे अरेस्ट किया है, ऑन द बेसिस, वो भी लिखना है उसमें किस बेसिस पे। फिर जब मैजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, मैजिस्ट्रेट का काम क्या? सजा सुनाना। अगर क्राइम किया है तो जितने टाइम तक मैजिस्ट्रेट सजा सुनाएगा, बस उतने ही टाइम तक बंद रखना है, उसके आगे वो 5 मिनट भी नहीं हो सकता। मान लो मैजिस्ट्रेट ने किसी से कहा कि इसको 3 दिन के लिए बंद रखो जेल में, ठीक है, तो 3 दिन ही होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा डे उसमें नहीं होगा। अगर वो एक एक्स्ट्रा डे हो गया तो केस उल्टा पुलिस पे हो जाएगा। तो जितने टाइम तक मैजिस्ट्रेट स्पेसिफाई करता है सजा किसकी, जिसको पकड़ा गया, तो उतने ही टाइम तक उसको बंद करना है। ये राइट है किसका? जिसको बंद किया जा रहा है। तो जब उसका वो टाइम खत्म होगा अरेस्ट वाला, तो यहां से डिमांड कर सकता है कि इतना ही आपको स्पेसिफाई किया था मैजिस्ट्रेट ने, अब मुझे आप छोड़ दो, ठीक है। ही कैन फाइट ऑन दैट राइट। अगर नहीं छोड़ा, वो केस फाइल कर सकता है पुलिस के खिलाफ उल्टा कि इनने मुझे मैजिस्ट्रेट के जो उसने स्पेसिफाई टाइम किया था उससे ज्यादा अरेस्ट रखा, उससे ज्यादा टाइम तक अरेस्ट रखा, ठीक है। आर्टिकल 22 साथ में ये भी कहता है कि शक के बेसिस पे किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ये एक्ट क्या कर रहा था? एक तो शक के बेसिस पे अरेस्ट, और दूसरी बात कि ट्रायल होगा ही नहीं आपका। दैट मींस आप मैजिस्ट्रेट के सामने लाए नहीं जाओगे। तो ये तो जुल्म था ना। अब तो ब्रिटिश किसी को भी उठा सकता है, ठीक है, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ना तो कोई कार्रवाई ना सुनवाई, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये अथॉरिटीज को पावर दे रहा था कौन? दिस एक्ट, रावलेट एक्ट, कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो और कोई भी उसमें सुनवाई नहीं होगी, कोई कन्विक्शन जो है, ट्रायल कोई नहीं होगा। कन्विक्शन नहीं, ट्रायल। ट्रायल मतलब कोई कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं होगी। दैट वाज दिस एक्ट व्हिच वाज गिविंग पावर टू द ब्रिटिश अथॉरिटीज। एंड साथ साथ ये रावलेट एक्ट क्या लिख रहा था कि 2 साल तक, अप टू 2 years, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, ठीक है, वो क्या सस्पेंड किया जा सकता है। किसकी बात कर रहा हूं? अब ये लोग, ये आप मुझे बताओगे व्हाट इज हेबियस कॉर्पस? प्रिवेंटिव डिटेंशन अलग है, शक नहीं, शक अलग है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कुछ अलग चीज होती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन उनके साथ होता है जो मशहूर होते हैं, जैसे सईद अली शाह गिलानी वाज देयर, देखिए, ही वाज अ पर्सन जिसके पीछे लोग थे, तो उसके साथ प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। जो बड़े बड़े कुछ लीडर्स, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स होते हैं, लेकिन कॉमनर के साथ आपको क्या ही प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखेंगे? आपको कोई फॉलो करेगा, आप कुछ बोलोगे, विल एनीवन लिसन टू यू? तो इट कांट बी प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में करते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्शन नो वन कैन बी अरेस्टेड। हेबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ, कौन बोलता है ये? कौन ये रिट इशू करता है? आर्टिकल 32, नॉट 31, 32। सुप्रीम कोर्ट। क्या हाई कोर्ट कर सकता है? दोनों कर सकते हैं। रिट जुरिस्डिक्शन दोनों के पास है। रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, ठीक है ना। बस ये 2 टाइप के कोर्ट्स जो है रिट इशू करते हैं। तो हेबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकता है, हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है। हेबियस कॉर्पस क्या है? मान लो कि कल के आपके बाइक को ऐसे ही बंद कर दिया कहीं पे, अब कोर्ट जाओगे, कोर्ट उनको अथॉरिटीज को बोलेगा कि उसको यहां हमारे सामने ले आओ, उसी को बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। टू हैव द बॉडी ऑफ, जिसको बंद किया गया बिना किसी इंफॉर्मेशन पे, बिना किसी ये बताए कि क्यों बंद किया गया, तो उसी को कहते हैं टू हैव द बॉडी ऑफ, दैट्स कॉल्ड एज हेबियस कॉर्पस। ये रिट पे इशू करने की बात कर रहा था कौन? रावलेट एक्ट। दैट मींस कोर्ट्स के पास पावर ही नहीं है कि वो किसी ऐसी अरेस्ट किए गए शख्स को अपने सामने बुलवा सकते कि उसको यहां ले आओ। कोर्ट डिसाइड करेगा क्या उसको जेल में रखना है या नहीं रखना है। तो शॉर्ट में सिविल लिबर्टीज को कर्टेल किया जा रहा था। अब शक के बिना किसी को भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये जुल्म ही था। तो इसी एक्ट के खिलाफ लोग खड़े हो गए, उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट शुरू किया था, ठीक है। राइट इन दिस नेक्स्ट पॉइंट, ये लास्ट का लिखा था हमने। हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे द एक्ट ऑथराइजेस द गवर्नमेंट to impose, to imprison
to imprison any person without trial and conviction in a court of law. Next, looking up, it can also suspend habeas corpus. It can also suspend habeas corpus for 2 years. Next, okay. So this act aimed at severely curtailing. So this act aimed at severely, SEVERELY, severely curtailing the civil liberties of Indians. Severely curtailing, CURTAILING, curtailing the civil liberties of Indians. In the name of curbing terrorist violence. In the name of curbing terrorist violence and also curtailing the liberties of workers. तो इसी एक्ट के खिलाफ गांधी स्टेप्ड इन. ठीक है, इस एक्ट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए गांधी ने पहली इस एक्ट को एक टर्म दी, दैट वाज दिस, ही कॉल्ड दिस एक्ट एज ब्लैक एक्ट. ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं, रावलेट एक्ट की. उसने इसको ब्लैक एक्ट बोला और उसने तभी सजेस्ट किया लोगों को क्या, सत्याग्रह. ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि सत्याग्रह में क्या बोला उन्होंने कि कैसे क्या करना है. तो बट व्हाट ही सजेस्टेड दैट वी हैव टू ऑब्जर्व सत्याग्रह अगेंस्ट दिस ब्लैक एक्ट. तो जो ही उसने सत्याग्रह शुरू किया, उसने इसके लिए एक सभा ही बनाई, दैट वाज कॉल्ड एज सत्याग्रह सभा, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, सत्याग्रह सभा. जो ही ऑर्गेनाइजेशन बन गई तो सारे जो होम रूल लीडर्स थे, द वन हु वर इन दैट, उन्होंने ज्वाइन किया क्या, सत्याग्रह सभा. क्योंकि वहां से वो खत्म हो गया तो नेक्स्ट जो फेज स्ट्रगल का शुरू हो गया था, दैट वाज अगेंस्ट द रावलेट एक्ट. तो जो भी यंग होम रूल लीडर्स थे, दे ज्वाइन दिस सत्याग्रह सभा. तो इनका जो फिर तरीका था कि हमें कैसे करना है, नेशन वाइड प्रोटेस्ट इनको करना था, पीसफुल प्रोटेस्ट. इट वाज एक्चुअली नॉट टू बी फॉलोड बाय वायलेंस. तो गांधी सजेस्टेड सत्याग्रह में हमें करना क्या है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, एंड वी हैड टू गो फॉर द फास्टिंग एंड प्रेयर्स. ठीक है, जैसे कश्मीर में जब हालात थे तब सबसे पहले मस्जिदों में यहाँ पे वो तराने चलते रहते थे. जब भी यहाँ 2010 से ही लेके 10, 11, 12, 16, 18 जब भी यहाँ पे हालात खराब हो गए, तो वो एक तरीका था, दैट वाज टाइप ऑफ अ प्रोटेस्ट. तो वो हमारे साइड से प्रेयर था. तो ऐसे ही तब गांधी ने सजेस्ट किया सत्याग्रह में करना क्या है, द 3 फॉर्म्स, वन वाज द नेशन वाइड प्रोटेस्ट बट पीसफुल प्रोटेस्ट, सेकंड वाज ऑब्जर्विंग द फास्ट, यानी कि वही हंगर स्ट्राइक ऑब्जर्व करना, एंड थर्ड वाज टू गो फॉर द प्रेयर्स. ठीक है, दैट वाज द मोटिव ऑफ द सत्याग्रहीज. ठीक है, जो सत्याग्रह सभा बनाया गया था कि हमें कैसे रिएक्ट करना अगेंस्ट द ब्लैक एक्ट व्हिच वाज द रावलेट एक्ट. ठीक है, तो नेक्स्ट विल मेंशन गांधी स्टेप्ड इन and called this act as
called this act as Black Act. Black Act. Next, okay, so he suggested Satyagraha. So he suggested Satyagraha. Satyagraha, for which a Satyagraha Sabha was formed. For which a Satyagraha Sabha was formed. Satyagraha Sabha was formed, which was joined by young Home Rule leaders. Which was joined by young Home Rule leaders. Young Home Rule leaders. Next, okay. The form of protest was nationwide hartals. The form of protest was nationwide hartals. Nationwide hartals, accompanied by fasting and prayers. Accompanied by fasting and prayers. फास्टिंग एंड प्रेयर्स। और साथ साथ ये भी डिसाइड किया रिएक्शन में कि इस टाइम पे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि जो भी ये लॉज थे, जो भी एक्ट्स थे, लोग इनको फॉलो नहीं करेंगे, वो डिसओबे करेंगे किसका, रावलेट एक्ट का। सो इट वाज डिसाइडेड दैट वी विल लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, और जो डेट डिसाइड की गई थी इसी साल में, इट वाज एक्चुअली द डेट वाज 6th of अप्रैल। ये डेट डिसाइड की गई थी 1919 में 6 अप्रैल को, क्योंकि मार्च में रावलेट एक्ट आया था 18 मार्च, तो अप्रैल तक शुरू हो गया था नेशन वाइड हड़ताल, प्रेयर्स, फास्टिंग, और ये बोला गया कि 6th of अप्रैल 1919 को सिविल डिसओबीडियंस विल बी लॉन्च्ड। लेकिन डेट के रिलेटेड डिफरेंट जगह पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। ठीक है, डेट्स के रिलेटेड तो काफी सारा वायलेंस हो गया ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, दिस बॉम्बे, अमृतसर, ठीक है, या लाहौर, ठीक है, हर एक जगह पे क्या हो गया, वायलेंस, एक खतरनाक वायलेंस शुरू हो गया, क्योंकि कंफ्यूजन ऑन डेट हो गया था, जिसकी वजह से एंड पे इस वायलेंस की वजह से अब किया गया गांधी को अरेस्ट। ये पहली बार था जब गांधी को अरेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि वायलेंस अब शुरू हो गया था। तो गांधी वाज अरेस्टेड जब ये वायलेंस शुरू हो गया ऑन द डिफरेंट स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे, दिल्ली, अमृतसर, लाहौर। ठीक है, सो नेक्स्ट विल मेंशन in addition it was decided that civil disobedience would be observed. Civil disobedience would be observed against these specific laws. Would be observed against these specific laws. Against these specific laws. Next, okay, 6th April 1919. 6th April 1919 was the date. 6th April 1919 was the date of launch of the movement. Was the date of the launch of the movement. Launch of the movement. But due to confusion. Regarding the date, violence happened on the streets of
violence happened on the streets of Delhi, Bombay, Delhi, Bombay, Lahore, Lahore, Lahore and Amritsar. And Amritsar. You just complete this point, I will discuss this. Due to which Gandhi was arrested in Delhi. Due to which Gandhi was arrested in Delhi. And I was saying that जब इन्होंने डिसाइड किया कि हम सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करेंगे, ठीक है, तो दिल्ली में दे डिसाइड हम 6 को लॉन्च करेंगे, लेकिन डिफरेंट जगहों पे ये पता नहीं था ये डेट, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, ठीक है, तो कहीं पे पहले ही शुरू हो गया, कहीं पे बाद में शुरू हो गया, एक दिन बाद, तो क्लैश हो गया बिटवीन अथॉरिटीज एंड द पीपल, ठीक है। जब पता होता है पूरी नेशन को कि इस दिन ऐसा कुछ होने वाला है तो वैसे ही पीसफुल चलता है, लेकिन जब भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, कहीं पे शुरू हो रहा है कहीं पे नहीं, ठीक है, अथॉरिटीज तैयार नहीं थे उस चीज के लिए, तो बीच में क्लैश हो गया अचानक से, तो दैट लेड टू द हाई लेवल ऑफ दैट वायलेंस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दीज प्लेसेस, जिसकी वजह से फिर दिल्ली में गांधी को अरेस्ट किया। ये सारा कंफ्यूजन गांधी की वजह से क्रिएट हो गया, तो इसीलिए ही वाज अरेस्टेड, दैट ही इज रिस्पांसिबल फॉर सच थिंग जो इंडिया में भी क्रिएट हो गया था, ठीक है, तो ही वाज अरेस्टेड ड्यू टू दिस मोमेंट जो उन्हें लॉन्च करना था। सो दैट वाज एक पार्ट कि गांधी को जब अरेस्ट किया गया, तो इसी के आगे फिर जो चला डिफरेंट वायलेंस जो हो गया अमृतसर में, तो वो हम देखेंगे जो नेक्स्ट इसी सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू हो गया, जो डेट ऑफ लॉन्च इन्होंने रखा था, देयर वाज ए मेजर इंसिडेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, दैट वाज जलियांवाला बाग मैसेकर, तो इसी टाइम पे हो गया। बट आई एम स्टॉपिंग द क्लास हियर टुडे, कल हम यही डिस्कस करेंगे कि इसी टाइम पे कैसे अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, कैसे हो गया, किन्होंने किया, और जो ब्रिटिश का रिएक्शन था उस पर वो क्या था, कौन सी कमिटीज बनाई गई, फिर जो वायलेंस हो गया था इन दैट गार्डन इन द जलियांवाला बाग, और क्या उसके बारे में रिपोर्ट दी गई थी। ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन टुमारोज क्लास। थैंक यू फॉर टुडे।